गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन आता है फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी के बाद आपकी आती है फार्मास्यूटिक्स। ठीक, इन दोनों सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट बात आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, फिर बाकी फिर कोग्नोसी हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, एनाटॉमी, मगर ये तीन जो आपके सब्जेक्ट हैं ये कोर सब्जेक्ट कहलाते हैं। यही आपके फार्मेसी की जड़ है। तो इसलिए इनसे जो एमसीक्यू बनेंगे तो अधिकतर फार्माकोलॉजी से, फार्मास्यूटिक्स के, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिर बाकी दो दो तीन तीन एक एक दो दो बाकी और सब्जेक्ट से आते हैं। और सबसे ज़्यादा पोर्शन इन्हीं तीनों में का होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यूज। एस्प्रिन का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है? एस्प्रिन के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। पहला तो टूटेगा सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। एस्प्रिन ईस्टर नेचर का है और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड में बनता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सल्फर ड्रग का मैकेनिज्म क्या है? सल्फर ड्रग करती क्या है, कैसे काम करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर या नहीं? डीएनए रेप्लिकेशन इंक्रीज करती नहीं? सेल वॉल सिंथेसिस करती नहीं? ये फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सल्फोनामाइड पाबा एनालॉग होते हैं और फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पेनिसिलिन की एक्टिविटी किस रिंग पर डिपेंड करती है? तो पेनिसिलिन की एक्टिविटी हमारी बीटा लैक्टम रिंग पर डिपेंड करती है। बेंजीन रिंग पे नहीं करती है, पेरिडीन रिंग पे नहीं करती है, मेटाजोल पे नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बीटा लैक्टम रिंग टूटने पर ड्रग इनएक्टिव हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की एक्टिविटी बीटा लैक्टम रिंग पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका, पैरासीटामोल ओवरडोज से कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? पैरासीटामोल की अगर हमने ज़्यादा डोज ले ली, ओवरडोज ले लेगी, तो सीधी सी बात है ये लीवर पे डैमेज कर देती है। ठीक है, पैरासीटामोल ओवरडोज के लिए लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर टॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी, हार्ट, लीवर नहीं होगा, लीवर होता है अगर ओवरडोज हो गई इसकी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीएलसी में आरएफ वैल्यू क्या दर्शाती है? टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, रिटेंशन फैक्टर। आरएफ वैल्यू क्या दर्शाती है? आरएफ मतलब आरएफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट। तो रिटेंशन फैक्टर यहाँ पे राइट आंसर है। विटामिन डी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी नहीं होगा, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बी की कमी से होता है। पेलाग्रा भी आपका B3 की कमी से होता है, विटामिन B3। और यहाँ पे एक ही रिकेट्स बच रहा है, तो रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है बच्चों में रिकेट्स। और देखिए, विटामिन डी की कमी बच्चों में अलग होती है, बड़ों में अलग होती है। तो बच्चों में होगी तो रिकेट्स होगा और एडल्ट में होगी तो ऑस्टियोमलेशिया होगा, यानी कि हमारी बोन डेंसिटी इसमें कम हो जाती है। मॉर्फिन किस कैटेगरी में आता है? मॉर्फिन आपका एल्कलॉइड है, ओपियम ड्रग है। मॉर्फिन ओपियम से मिलता है
मिलने वाला एल्कलॉइड है। और मॉर्फिन का यूज़ हम लोग करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक में, नारकोटिक एनाल्जेसिक, ओपियाइड डेरिवेटिव होते हैं ये नारकोटिक एनआरएक्स की कैटेगरी में आते हैं, नशीले पदार्थ हैं। pH 7 सोल्यूशन क्या होता है? सीधी सी बात है, pH 7 अगर होगा, pH स्केल 1 to 7 to 14, ठीक है, ये रेंज होती है। तो जो बीच वाला है बिल्कुल, ये तो न्यूट्रल होगा, सीधी सी बात है। 7 अगर pH है किसी चीज़ का तो न्यूट्रल होगा। करेक्ट आंसर इज सी, न्यूट्रल। वाटर का होता है आपका pH न्यूट्रल। अब कुछ एक्सपेक्टेड MCQ हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाले, जो कि हमारे 2026 में आ सकते हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। आइबुप्रोफेन का एक्शन क्या होता है? तो आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है, एंटीवायरल नहीं, एंटासिड नहीं, एंटीबायोटिक भी नहीं है। तो नसेट क्लास की ड्रग है, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करती है, दर्द और सूजन में काम करती है। विच बॉन्ड स्टेबलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? यहाँ पे कह रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं, मगर यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। बारबिचुरेट का यूज़ क्या है? बारबिचुरेट्स हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक की कैटेगरी में आते हैं। सेडेशन या हिप्नोटिक ऐसे होते हैं रिजेंबल टू नेचुरल स्लीप, जिनको स्लीपलीनेस की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, तो उनको हिप्नोटिक ड्रग देते हैं। सेडेशन, सेडेटिव ये CNS को डिप्रेस कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, CNS डिप्रेस होता है, डिप्रेसेंट होते हैं कौन से? आपके बारबिचुरेट्स, ठीक, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, ना कि बॉइलिंग पॉइंट, ना कि एब्जॉर्प्शन, ना कि डेंसिटी। सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल? एल्कोहल OH ग्रुप आता है, ठीक, OH ग्रुप है, बी ऑप्शन इज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल की पहचान है। इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? जो हमारे इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं वो हमेशा सब क्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं, यानी कि स्किन हल्की से उठा के उसके नीचे दिए जाते हैं, वो रूट होता है सब क्यूटेनियस रूट। ओरल देने पर एंजाइम डिग्रेडेट कर देता है, यानी कि ओरली हम देंगे तो डिग्रेड खराब हो जाएगी, जितनी मात्रा चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम लोग ओरली ना दे के इसको सब क्यूटेनियसली देते हैं। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? बी तो वाटर सॉल्युबल है, सी भी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन B12 भी वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है विटामिन D, जो कि हमारा फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन का एक बहुत ही सिंपल सा एक निम्नलिखित कीड़ा, विटामिन K, E, D और A, ये सारी कितनी है? फैट सॉल्युबल है, ठीक। वाटर सॉल्युबल आ जाएंगी, तो वाटर सॉल्युबल है B कॉम्प्लेक्स और C। B कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, तो B कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी B और C, फैट सॉल्युबल हो जाएंगी ADE चाहे ADE करके याद कर लीजिए, चाहे तो कीड़ा करके याद कर लीजिए। एक तो दो आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी गई,
विटामिन के, विटामिन ई और डी एंड ए, या फिर ऐसे याद कर लीजिए एडेक। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज लाएंगे। तो हम मेन फोकस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहेगा, सोटिक्स रहेगा और कोलॉजी रहेगा। सबसे ज़्यादा पोर्शन से आता है। फिर एनाटॉमी भी डिस्कस, एनाटॉमी बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे। फिलहाल मेन फोकस हमारा सोटिक्स, कोलॉजी और केमिस्ट्री पे रहेगा। इसलिए ये हमारी वीडियोस आप देखते रहें, शेयर करिए। थैंक यू।